बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्पेसिफिकली क्लास 12 आईएससी के इकोनॉमिक्स पेपर के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन की सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की होने वाली है। लास्ट ईयर मैंने भी अपने प्रीलिम्स एंड बोर्ड्स दिए हैं, सो उन्हीं सब के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने पेन डाउन किया है पेपर पे आप सबके लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% ऑफ सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। एंड these questions are really important from the viewpoint of board examinations. So without any further ado, let's start. इकोनॉमिक्स सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे आपके सारे थ्योरी पेपर्स डिवाइड रहते हैं। सेक्शन ए जो कि आपका कंपलसरी सेक्शन होता है, इसमें आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, वन लाइन, ऐसा कुछ छोटा सा ऐसा केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाना पड़ता है, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो सेक्शन ए है आपका, सेक्शन ए में आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सब पार्ट्स में भी आते हैं आपको, एज यू नो, लाइक फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, कभी कुछ क्वेश्चंस कंबाइन में आ जाते हैं, कभी अलग अलग आ जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंड वन मोर थिंग, डेफिनेशंस लिखते टाइम आपको ये याद रखना है कि आपको बुकिश होनी चाहिए। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, बुकिश डेफिनेशन हैज़ टू बी देयर। एंड इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली दैट एग्जैक्ट डेफिनेशन, देयर शुड बी द एग्जैक्ट कीवर्ड्स जिनके बिना वो डेफिनेशन लाइक सो रहेगी बहुत। तो आपको कीवर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो कि इतने लेवल पे होते हैं जिससे जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं इंडस्ट्री में वो सरवाइव कर सकें, प्लस इतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं कि बाहर की जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, न्यू फर्म्स हैं, वो अट्रैक्ट हों उस इंडस्ट्री के टूवर्ड्स। उसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आर डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स दैट आर हाई इनफ so that the existing firms in the industry are induced to remain in the industry, yet low enough so that new firms do not want to enter the industry. ठीक है, एज यू नो कि फर्म जब अलग अलग लाइक बिजनेस हाउसेस होते हैं तो फर्म होते हैं, सबको कलेक्टिव कर लो तो एक इंडस्ट्री बन जाती है, लाइक मूवी इंडस्ट्री, और अलग आपका मेडिकल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। सेकेंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपका केस स्टडी है, हम केस स्टडी नहीं कहेंगे, लाइक इसमें थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट दैट थ्योरेटिकल लाइक आंसर लिख दें आप। तो सेकेंड क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इंकरेज टूरिज्म इन असम, इंडियन एयरलाइंस reduces the airfare to Assam. How will it affect the market demand curve for air travel to Assam? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इंडियन एयरलाइंस ने जो उनका टिकट प्राइस है उसको कम कर दिया, ठीक है, तो मार्केट डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ पे ये नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि मार्केट डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ेगा। 95% ऑफ स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में ये कर देते हैं कि डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। वो ये बता देंगे कि डिमांड तो घट जाएगी या डिमांड बढ़ जाएगी, जैसा भी सिनारियो रहेगा। लेकिन नहीं, आपको मूवमेंट बताना है डिमांड कर्व में। या डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, क्या डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट है, क्या डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे ये आपको ग्राफ बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टू गेट गुड मार्क्स यू हैव टू मेक ग्राफ्स, डायग्राम्स, जिससे जो आपका एग्जामिनर है उसको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले प्राइस आपका ओपी था, ओपी प्राइस पे करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी थी, ओक्यू थी। ठीक है, अब क्योंकि एयरलाइंस ने फिर जो आपका टिकट प्राइस है उसको कम कर दिया, तो आप प्राइस को कम करके दिखाएंगे। अब प्राइस आपकी ओपी से ओपी ज़ीरो हो गई। ठीक है, अब जब प्राइस कम हो गई तो करस्पॉन्डिंग चेंज डिमांड में आएगा। अब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जैसे आपका लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है। तो डिमांड नाउ इंक्रीजेस फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक डाउनवर्ड मूवमेंट है डिमांड कर्व के अलोंग। तो आप लोग का आंसर यही रहेगा कि देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द मार्केट डिमांड कर्व। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज बीइंग इंडिकेटेड बाय द डायग्राम गिवन बिलो। ठीक है, तो कौन सी टाइप की इलास्टिसिटी, सप्लाई की इलास्टिसिटी, नॉट डिमांड,
कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इंडिकेट की जा रही है, ये आपको डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में है कि ओपी पे करस्पॉन्डिंग जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है वो है ओ क्यू, एंड OP1 पे आपका करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड है OQ1। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जब जो चेंज इन प्राइस होता है वो इक्वल होता है चेंज इन डिमांड के, मतलब यूनिफॉर्मिटी रहती है, तो हमारा कौन सा होता है, इलास्टिसिटी हमारी यूनिटी के बराबर होती है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे भी आपका देखिए, जब OP था तो OP था, OQ था, फिर OP से OP1 चला गया तो OQ से OQ1 चला गया, यूनिफॉर्मिटी है चेंजेस में। तो ये आपका यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई हमारा मनी का ही टॉपिक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई आपने पढ़ा होगा। तो मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई वो स्टॉक ऑफ मनी होता है जो कि पब्लिक के द्वारा हेल्ड किया होता है, पर पब्लिक उसको होल्ड करती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये चीज़ नोट करने वाली है, दिस इज द कीवर्ड कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, क्योंकि जो हमारा सप्लाई ऑफ मनी होता है, मनी सप्लाई, ये हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इट इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अब हमने क्यों होल्ड किया है मनी को, मनी को हमने इसलिए होल्ड किया ताकि वो एक मीन्स ऑफ पेमेंट हो और स्टोर ऑफ वैल्यू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच फॉर्म ऑफ मार्केट डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, जल्दी जल्दी रिकॉल करिए। परफेक्टली इलास्टिक, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है कि कितना किसी चीज़ के चेंज होने पे किसी दूसरे वेरिएबल पे कितना प्रभाव पड़ा, कितना चेंजेस आए उसमें। ठीक है, प्राइस के घटने बढ़ने से, यहाँ हम लोग प्राइस के रिलेशन में बात करते हैं इलास्टिसिटी की, आपके सिलेबस में यही है। तो प्राइस के घटने बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंजेस आए। ठीक है, अगर प्राइस के घटने बढ़ने से क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो वो सब हम लोग इलास्टिसिटी में मेजर करते हैं। अब यहाँ पे पूछ लिया कि परफेक्टली इलास्टिक कब होती है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस प्राइस जो भी हो, क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं, तो इसका आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा जो मार्केट डिमांड कब रहता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। फिर, if a fall in the price of a commodity by 10% causes an increase in the quantity demanded by 15%, what is the type of elasticity of demand। मतलब आपको एक सर्टेन परसेंटेज दिया है कि इतना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में है, इतना परसेंटेज चेंज प्राइस में है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कंपेयर करना है कि कौन सा परसेंटेज चेंज ज़्यादा है। आपने पढ़ा होगा यूनिटरी इलास्टिक या जो भी आपका इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड जो भी है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि परसेंटेज चेंज जब क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो होता है इलास्टिक डिमांड। जब वो कम होता है उसका वाइस वर्सा, तो वो इन इलास्टिक डिमांड। जब परसेंटेज चेंज दोनों का इक्वल होता है, बराबर होता है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, तो आपका यूनिटरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, तो ये हमारी इलास्टिक डिमांड हो गई। फिर, हाउ डज एवरेज प्रोडक्ट बिहेव इन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट जब कम होता है मार्जिनल प्रोडक्ट से, तो मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करने लगता है। फिर, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वेट कर जाता है क्वांटिटी सप्लाइड से। उस प्राइस को उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो प्राइस होती है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, और जो भी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। फिर, excess of all the anticipated government expenditure over the anticipated government receipts in the year excluding borrowings indicate which type of budget deficit। तो गवर्नमेंट बजटिंग जो चैप्टर है उसमें सारे बजट जितने भी डेफिसिट हैं, बजट डेफिसिट, उन सब की आपको मीनिंग बहुत अच्छे से याद करनी है, उसके क्या कॉम्पोनेंट्स है, क्या एक्सक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, वो आपको पता होना चाहिए, और उनके करस्पॉन्डिंग इम्प्लीकेशंस, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इसमें बोला गया है कि जितनी भी गवर्नमेंट के एंटिसिपेटेड, मतलब फोरकास्टेड, एंटिसिपेट करना मतलब फोरकास्ट करना, जो भी उनका पहले से फोरकास्टेड जो भी उनके एक्सपेंडिचर होते हैं और जो उनके रेवेन्यू रिसिट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, मतलब अगर उसमें से बोरिंग्स हटा दें तो कौन सा बजट डेफिसिट बनता है, ये आप रिकॉल करें। तो ये फिजिकल डेफिसिट की मीनिंग है। फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट लाइंस मिलेंगे। आईएससी इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कितने चैप्टर कितने वेटेज के हैं, क्या क्वेश्चन ऐसा रिपीट होते हैं, उन सब क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लें, यू विल बी स्कोरिंग अ वेरी गुड परसेंटेज।
फिर ये 10th क्वेश्चन ये ऐसा नॉर्मल सा था। सी इट वॉज वेरी सिंपल। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दिया है आपको, टोटल यूनिट्स दिए हुए हैं, बस आपको मार्जिनल यूनिट निकालना था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट विथ रीजन whether expenditure incurred by the government on the development of a railway line is a capital expenditure or a revenue expenditure। तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आईसी ने थोड़ा अपना थ्योरेटिकल पैटर्न से थोड़ा अपना पैटर्न चेंज किया है, वो थोड़ा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं ना, हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन टाइप्स। तो इस क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है रेलवे लाइन पे, ठीक है, तो वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट के लिए। अब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे क्रिएशन ऑफ असेट होता है और लाइबिलिटीज डिस्पोज ऑफ होती हैं, और उसका वैसे वैसा कर दे तो रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट रेलवे लाइन बना रही है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, लाइबिलिटी है? नहीं, गवर्नमेंट अपने लिए असेट क्रिएट कर रही है। जब गवर्नमेंट अपने लिए असेट क्रिएट कर रही है तो वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इस टाइप के आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको रीज़न देना पड़ेगा। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि नहीं नहीं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नो, यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स, यू विल बी गेटिंग हाफ, और मे बी यू विल गेट even get a zero. You have to tell the reason why it is capital expenditure, because it leads to the creation of physical assets for the government. That is why it is a capital expenditure for the government. Then, what happens to the equilibrium price of a good or of a commodity when the supply of that commodity increases? Now the question is asking कि if the equilibrium price of a commodity is determined and now the supply of that commodity is increased, what will be the effect on the equilibrium price? The existing equilibrium price, what will be the changes you'll be able to see? तो इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि आप पहले डिमांड कर्व बनाएंगे, सॉरी, आप एक ग्राफ बनाएंगे, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को इक्वेट करके एक पॉइंट निकालेंगे विच विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आप डिटरमाइन करेंगे। देन क्वेश्चन में जो भी बोला होगा आप उसके अकॉर्डिंग उसको करेंगे। अगर आप होगा डिमांड कर्व को शिफ्ट करना है, डिमांड कर्व को शिफ्ट करेंगे, सप्लाई को कहा सप्लाई को करेंगे। इसमें बोला गया है सप्लाई अगर इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, आपने ऐसे सप्लाई कर्व बनाया, ऐसे सप्लाई कर्व को इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करते हैं तो कहाँ शिफ्ट होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे आप, जितना आपका मन उतना कर दीजिए। आपने शिफ्ट कर दिया तो अब जो पॉइंट बना वो E1 आपका कहाँ बना, E1 आपका डिमांड से भी इक्वेट होकर आपका पॉइंट E1 बना, वो आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट का करस्पॉन्डिंग प्राइस आप निकालेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग आप क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो पुराने एक्सिस्टिंग इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो आपका हायर था एज कम्पेयर टू दिस न्यू वन विच यू हैव डिराइव्ड। ठीक है, तो नाउ यू विल राइट दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स विथ इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द गुड। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो एक्सिस्टिंग प्राइस थी वो फॉल हो जाती है अगर सप्लाई उस गुड की इंक्रीज कर दी जाती है। फिर what is meant by contraction of supply? Contraction of supply refers to a situation when the quantity supplied of a commodity falls due to a fall in its own price. अगर own price commodity के खुद के price में changes आने की वजह से कुछ हमको change देखने को मिलता है कर्व में, मार्केट डिमांड कर्व सप्लाई कर्व में, तो वो हमारा दो रीज़न होता है, या तो एक्सपेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन। अगर इंक्रीज तो एक्सपेंशन, डिक्रीज तो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। वेयर एस अगर ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के अलावा कोई और फैक्टर्स जो हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके कर्व को, मार्केट कर्व को, तो फिर वो आपका शिफ्ट में आ जाता है, शिफ्ट अलोंग, तो आपको इंक्रीज डिक्रीज में आ जाता है। फिर व्हाट हैपन्स टू एम आर व्हेन टी आर फॉल्स? आप एम आर टी आर को एम यू टी यू वाले से कंपेयर कर सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं। तो जब आपका टी यू फॉल होता था तो आपका एम यू माइनस में चला जाता, दैट इज़ नेगेटिव। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगी, जब टी आर आपका फॉल करेगा आपका एम आर नेगेटिव में चला जाएगा। फिर व्हाट इज मेंट बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड may be defined as the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity in response to a change in its price. तो ये आपका कीवर्ड है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, आपका जो इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी ही मतलब यही होता है कि कितनी डिग्री से आपका जो भी आपके वेरिएबल है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, और जो भी आपका या तो क्रॉस इलास्टिसिटी या फिर आपका इनकम इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी, दिस इज द मेन कीवर्ड। If due to fall in price of good X, demand for good Y rises, how are the two goods related?
अब हमने 2 टाइप के गुड्स पढ़े थे। अगर आप स्पेसिफिकली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो कि एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ किए जा सकते हैं, लाइक वाटर, कोक, पेप्सी, लाइक ऑल दिस थिंग्स। तो इन सब में क्या होता है कि अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की भी डिमांड बढ़ जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उन दो कमोडिटीज़ के बीच में। वेयर एज यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एक्स का प्राइस घटेगा तो वाई की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। एक्स की प्राइस घटी है और वाई की डिमांड बढ़ गई है। यहाँ तो इन्वर्स रिलेशनशिप चल रहा है दोनों गुड्स के बीच में। जब दोनों कमोडिटीज़ के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं, लाइक कार, पेट्रोल, ठीक है। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। फिर ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसका और वीडियो चाहिए, इसका पार्ट सेक्शन बी है, इसका सेक्शन सी है। I'll give you just a short glimpse of this. You can see like long questions answer type. These are children very important questions from the viewpoint of your examination. Last year मैंने भी exam दिया था and most of the questions were from this, like these are very important questions. ठीक है, concept based questions ये आते ही आते हैं। So अगर आपको इसका section B और section C चाहिए होगा, please to tell me in the comment section. I'll make it for you. And it is for just you guys only that I have jot down these, take out my old copies, and this was such a nostalgia for me. If you liked my way of teaching and you understood even 10% and grasped some part of it, please do hit the subscribe button and like my videos. Your one subscribe will mean the world to me. Thank you so much. See you later. Bye bye.